Hello, welcome to my YouTube channel, Decoding Universe. So I have Pradyum. He's a MSc student at BRC. So Pradyum, can you आप बता सकते हैं दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा? हाँ, मैं प्रद्युमन मौर्य हूँ। मैं असल में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई वहीं से की है, सीबीएसई बोर्ड CBSE बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड से की है। और फिर उसके बाद 1 साल प्रिपरेशन किया है सही जेईई का, नहीं हुआ तो मैंने वहीं पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है एमजीपीजी कॉलेज, वहाँ पे मैंने बीएससी ज्वाइन कर लिया, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। दीनदयाल उपाध्याय हाँ, यूनिवर्सिटी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी ज्वाइन किया था। हम्म, 3 साल बीएससी होने के बाद मैंने वहीं से एमएससी फिजिक्स ज्वाइन किया 2019 में। और 2019 में वही 3 महीने लगभग होने के बाद मैंने एमएससी फिजिक्स छोड़ दिया। MSc फिजिक्स छोड़ दिया आपने। हाँ, उसके बाद मैंने ऐसे ही कोविड आ गया, उसके बाद असल में 2019-20 का स्टार्ट था वो। तो कोविड आ गया तो मैं 2 साल ऐसे ही नीट के लिए कोचिंग पढ़ाए बच्चों को फिजिक्स के लिए। और उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते मैं वही देख रहा था कि एक कोई प्रोफेशनल एमएससी कोर्स चूज़ करूँ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी थी। तो मैंने बीएचयू में देख रखा था एक एमएससी जियो फिजिक्स, और बाई चांस मुझे ये दिख गया, ये न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और आके यहाँ पे एग्ज़ाम दिया। और यहाँ तो पे आपका हो गया। हाँ, यहाँ पे हो गया तो मैंने इधर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आपके BSc में सब्जेक्ट कौन कौन से थे? भाई बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट्स तीन थे, और सब्जेक्ट्स थे। फाइनल ईयर में मैंने केमिस्ट्री छोड़ी थी तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स सिर्फ दो सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स। हाँ, तो फिर आपने 2019 में आपने बताया कि MSc आपने छोड़ दी। हाँ, तो क्या रीज़न था ऐसा हाँ, आपने एमएससी छोड़ना पड़ा? फिजिक्स मैंने ज्वाइन किया तो असल में ये था कि मैंने जो एमजीपीजी कॉलेज से बीएससी की थी तो उसमें डिमेरिट ये था कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेक्चर्स वगैरह होते नहीं थे, और होते भी थे तो मतलब कंटिन्यूटी नहीं थी वो, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉलेज से इनपुट हमें मिलता नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बीएससी बहुत ही गड़बड़ तरीके से गया, खुद पढ़ के ही जो दिया तो उसमें परसेंटेज कम रह गया, लेस देन 60%। 60%। तो वो कट ऑफ बहुत सारी जगहों का होता है ना। जब यूनिवर्सिटी में गए एमएससी फिजिक्स करने तो बहुत सारे प्रोफेसर बताए कि इनके 60% नहीं है। वो बताए कि अगर 60% नहीं है तो अगर आप लोगों में से भी किसी को नहीं पता हो तो अगर 60% नहीं है तो बीएआरसी, BRC इसरो और इसरो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको नहीं लेते। एंट्री लेंगे ही नहीं, मतलब आपको एलिजिबल ही नहीं करेंगे कि आप उनका एग्ज़ाम दे सको, क्योंकि आपके पास बीएससी में 60% नहीं है। तो इस वजह से मेरा प्रॉब्लम था। तो मैं सोचा कि फिर ऑप्शंस देखे कि अभी ये एमएससी करके मैं करूँगा क्या। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था कि नेट जेआरएफ करके पीएचडी करो। तो उसमें वो टाइम टेकिंग ऑप्शन था, बहुत ही ज़्यादा लंबा, तो उतना टाइम मैं दे नहीं सकता था। तो मैं फिर वही प्रोफेशनल एमएससी कोर्सेज़ की तरफ रुझान हुआ मेरा, देखने लगा डिप्लोमा या प्रोफेशनल एमएससी कोर्सेज़ की। तो उसमें से मुझे एक बीएचयू में जियो फिजिक्स दिखा, और बाई चांस मुझे ये एक दिख गया न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अच्छा, तो पहले आपने हाँ, 2019 में MSc जो फिजिक्स आपने हाँ, ज्वाइन किया उस था वो टाइम पे छोड़ मैंने दिया। वो छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं 2 साल आपने नीट का बच्चों को कोचिंग पढ़ाया और पढ़ाया। फिर आपने 2021 में हाँ, MSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन हाँ, एट BRC आपने ज्वाइन कर लिया। करेक्ट। तो फिर आपको ये आप शायद इसमें एक एग्ज़ाम हुआ था, आपने बताया कि हाँ, एक इसका एग्ज़ाम जो हुआ था, तो न्यूक्लियर थोड़ा मेडिसिन जो कोर्स कर रहा हूँ पैटर्न मैं, बता सकते हैं एग्ज़ाम का बिल्कुल, पैटर्न क्या था? न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी इस कोर्स का नाम है। तो यहाँ पे असल में बीआरसी में अगर कैंपस की बात करें, बीआरसी कैंपस में रह के अगर एमएससी करना आपको, तो यहाँ पे 2 एमएससी कोर्सेज़ होते हैं, और सिर्फ 2 ही एमएससी कोर्सेज़ हैं, जो कि असल में 2019 में ही स्टार्ट किया इन्होंने। तो एक का नाम है एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और दूसरे का नाम है एमएससी इन हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी। ये दोनों ही कोर्सेज बीआरसी का एक सेंटर है, रेडिएशन मेडिसिन सेंटर, जो कि है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल, मुंबई। तो ये असल में कैंपस हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर 14 है किलोमीटर। वो सेंटर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो वो टाटा हॉस्पिटल, कैंसर का हॉस्पिटल बहुत फेमस है, जानते होंगे। तो उसी में एक बिल्डिंग है, नेक्स्ट बिल्डिंग, 4 फ्लोर वहाँ पे रेडिएशन मेडिसिन सेंटर पे। तो वहाँ पे हम लोग का क्लासेज हैं, सब कुछ असल में कोर्स वर्क वही होता है। यहाँ पे बस हम लोग रहने के लिए आते हैं, अनुशक्ति नगर बीआरसी का जो कैंपस है। तो वो दोनों कोर्सेज़ का पूरा कोर्स वर्क, पढ़ाई, लेक्चर्स सब उधर ही होता है। सब उधर होता है। हाँ, तो उसके लिए ये लोग एक कॉमन एडमिशन टेस्ट लेते हैं, बोलते हैं कैट करके। ठीक है, तो पहले वो एप्लीकेशंस आते हैं, वो जनरली आ जाते हैं अक्टूबर दिसंबर तक। अक्टूबर दिसंबर। हाँ, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही आता है। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अभी उन्होंने टेंटेटिव डेट नवंबर दिया हुआ है। 1 नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ये आपको बीआरसी की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट जो है वहाँ पे मिलेगी, recruit.brc.in
gov.in करके, ओके। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो वहाँ से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद ये कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है उसमें अपीयर होना है, और वो उसका सेंटर बस मुंबई में इसी कैंपस में मुंबई में अणुशक्ति सिर्फ, नगर, और कहीं नहीं है? और कहीं नहीं रहेगा। अणुशक्ति नगर में ही आपको आना पड़ेगा, यहीं पे आपका सेंटर रहेगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब दूर से आने वाले लोगों के लिए कि होगा कि नहीं होगा ये श्योर नहीं रहते और आ नहीं सकते। फिर भी अगर आएंगे आप कोशिश लोग जरूर तो करो कि कोशिश तो हाँ, कि कोशिश करोगे तभी काफ़ी होएगा। बढ़िया अच्छा कोर्स है ये। हाँ, कोर्स के बारे में थोड़ा मैं अभी जानकारी देता हूँ। बहुत ही अच्छा कोर्स है। और आने पहले तो वाला एग्ज़ाम पैटर्न जो आप थोड़ा बिल्कुल, एग्ज़ाम पैटर्न क्या था? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। तो वो असल में कैट जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हो आप, अ, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 3 ही पूछते हैं, या बायोलॉजी भी ले सकते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ऑप्शनल है, आपको जो अच्छा लगे वो चूज़ करके सिर्फ और सिर्फ एक में अटेम्प्ट करो। उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट। और उसमें जो जो लेवल होता है वो 11-12 से आता है पूरा 11-12 क्वेश्चन। हाँ, 11-12 से बहुत ही बेसिक साइंस पूछते हैं। बेसिक साइंस। जितना बेसिक्स आपका अच्छा है उतना ज़्यादा चांस है कि आपका इसमें हो जाए। तो उसमें लिखा भी रहता है, आप नोटिफिकेशन जब आएगा पढ़ोगे तो 11-12 के लेवल का ही ये देंगे। लेकिन किस लेवल का देंगे आपको ये नहीं पता होता नहीं पता। अच्छा। कि आपको ये जैसे होता है ना कि जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जेईई मेंस है, जेईई एडवांस है, नीट है, तो ये किस लेवल का देंगे ये नहीं पता होता है। तो शुरुआत में हम लोग भी आए थे तो लगा था कि क्या है, जेईई एडवांस लेवल तक का सोच के कुछ आए थे कि बीआरसी है, वो नाम से थोड़ा सा लग नाम जाता से है लगता ना। है। हाँ, थोड़ा सा हैवी लगता है। तो वो इधर आने के बाद अपीयर हुए तो पता चला कि लेवल्स असल में क्वेश्चंस के नीट जो लेवल है ना नीट का, उससे भी बहुत ही नीचे रहता है। मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पेस है, स्पेस में स्काई का कलर क्या दिखेगा, मतलब हाँ हाँ, इतना बेसिक क्वेश्चन भी Basic पूछ question। सकते हैं, है ना। एक इक्वेशन आप लाइन देंगे, बोलेंगे कि एंगल बताओ एक्स एक्सिस से कितना है। मैथमेटिक्स का एग्जांपल ये है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या है वाटर का। तो मतलब बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जितना बेसिक आपको क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा चांस है आपको इसमें हो जाए। तो वही 150 क्वेश्चन हैं। तो जो असल में टॉप करता है वो असल में 120 एबव अगर आपने ले दिया तो आप मेरिट लिस्ट में फर्स्ट भी आ सकते हो। और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रहता है वो 50% है, कि अगर 150 में से 75 आपको नहीं आया तो आपको कंसीडर नहीं करेंगे मेरिट लिस्ट में। तो अगर 75 आया तो आपको कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। तो उसमें भी 2 कैटेगरी एडमिशन के लिए, एक है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी स्पॉन्सर्ड और एक नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। Non-sponsored। तो दोनों में जैसे दोनों कोर्सेज जो एमएससी के बताया उसमें 10-10 सीटें हैं, और दोनों में जो डिवीज़न है इनके बीच 5-5 सीटों का है, कि 5 स्पॉन्सर्ड 5 नॉन स्पॉन्सर्ड। तो नॉन स्पॉन्सर्ड के बेनिफिट ये रहते हैं कि आप डायरेक्ट आओगे यहाँ पे एडमिशन के लिए, आप एलिजिबल हो तो। और आप नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में एडमिशन लोगे तो आपको 15,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड मिलता है। और फ्री का एकोमोडेशन मिलेगा। और स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि कोई बाहर का इंस्टीट्यूट आपको ये कोर्स करने के लिए स्पॉन्सर कर रहा है। और ऐसा अगर कोई बाहर का इंस्टीट्यूट कर रहा है तो आपको वो सैलरी देगा पर मंथ, वो देगा, और आपके एकोमोडेशन का स्पॉन्सर खर्चा जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वगैरह होते हैं वो या सर और ज़्यादातर वो लोग वही आ लोग सकते होते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। और यहाँ का मैं बात बताऊँ कि मतलब वो स्पॉन्सरशिप ऐसा हो सकता है कि कई लोग होता है कि बस नाम के लिए स्पॉन्सरशिप लेके आ सकते हैं, एक लेटर उनको चाहिए। मतलब आप अपने खर्चे पे करना चाहो तो भी पॉसिबल है। आपको बस किसी कंपनी को अप्रोच करना है, ऐसा कोई हॉस्पिटल या कोई जिससे आप एक स्पॉन्सरशिप लेटर बनवा सको, तो उससे ये होता है कि आप अपने खर्चे पे ये कोर्स कर सकते हो। और उसका फ़ायदा ये है कि आप अगर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में करोगे तो मेरिट लिस्ट कम जाती है। कि अगर आप 75 एबव हो, आप मेरिट लिस्ट में नीचे भी हो, तो आपको 5 सीटों में वो प्रेफरेंस दे देंगे। 5 सीटें उनको स्पॉन्सर्ड से भरते हैं। तो हर साल होता है ऐसा है कि या तो कोई नहीं मिलता इनको स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में, या तो 1 या 2 मिल जाते हैं। अभी इस साल हम लोगों के कोर्स में एक है जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, एक ही है। एक ही है। तो अगर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में नहीं आते हैं लोग तो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं जिनको 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड देते हैं, उसी से सारी सीटें भर देते हैं। तो इस कोर्स में आपने कैसे स्ट्रक्चर रहता है, आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या हाँ, कोर्सेज होते बेसिक हैं, कुछ आप बता सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज होते हैं और किस तरह काम रहता है थोड़ा? हाँ, इस कोर्स का ओवरव्यू अगर कोर्स करने आ रहे हैं तो मैं इसका कोर्स के स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि आपको ये कोर्स जब ज्वाइन करोगे तो पहले 2 महीने तो लेक्चर्स होंगे बेसिक साइंस पे पूरे। और ये कोर्स अगर आपको करना है तो आप कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं हो सकते।
कि मैं फिजिक्स वाला हूँ या मैं केमिस्ट्री वाला हूँ या मैं हाँ, मैं सारे मैथ्स करने वाला हूँ। पड़ेंगे आपको। आपको सब पढ़ना है, और स्पेसिफिकली अगर आप बायोलॉजी से आपको चिढ़ है तो आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा। क्योंकि ये मेडिसिन रिलेटेड सब्जेक्ट है। पेशेंट के ऊपर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह हाँ। करना सिखाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको बायोलॉजी तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे मेनली जो वो सेंटर है वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, और बहुत सारे मोस्टली बायोलॉजी वाले ही साइंटिस्ट हैं, क्योंकि बायोलॉजी सेल बायोलॉजी वगैरह, सेल बायोलॉजी हाँ वो उस साइंटिस्ट। पर रिसर्च, कैंसर बायोलॉजी, ये सब पे कैंसर रिसर्च वाले। चलता है ना। तो वही लोग आपको पढ़ाएंगे। तो बेसिकली आपको पूरा बेसिक साइंस में मोस्टली आपको जो कठिन लगेगा, क्योंकि आप फिजिक्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो बेसिकली जो आपको कठिन लगेगा वो बायोलॉजी पढ़ना ही लगेगा। बायोलॉजी। हाँ, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि आपने 10th लेवल तक तो बायोलॉजी पढ़ रखा हाँ, होगा। इतना तो। हाँ, उसके बाद 11-12 का लेवल का थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाएंगे आपको, बेसिक मैकेनिज़्म सारे बायोलॉजी वाले मैकेनिज़्म आ जाएंगे, उतना ही इनका एम है। तो बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, और रेडिएशन के बारे में मोस्टली आप यहाँ पे बीआरसी में मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं उसमें रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन इन्वॉल्व है। तो आप ये आने से पहले तो कोई कैंडिडेट रेडिएशन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, लेकिन आने के बाद उनको जब एजुकेट किया जाता है ना, तो कई बार वो लोग होता है डर जाते हैं कि अरे रेडिएशन है, ये इफेक्ट होता है, रेडिएशन का इफेक्ट वगैरह पढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो वो डर जाते हैं कि, तो फिर वो अगर डर के कोर्स करते हैं तो वो उतना सीख नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको रेडिएशन से मतलब अगर आप आते हो, अभी तो ऑब्वियसली नहीं डरोगे, लेकिन आते हो तो उतना जान के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन से इस तरह कोई ज़्यादा नहीं, वर्किंग एरिया में इतना लो डोज रखा जाता है ना लो डोज होता कि है। सेफ्टी यहाँ पे ऐसे समझिए कि कोई इफेक्ट अगर आने वाला है 100 यूनिट पे किसी चीज़ के, तो यहाँ पे ऐसे रखा जाता है कि 2 यूनिट, मतलब एक बहुत कम रखा। 1/50 वो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कि उतना आपको लगेगा। तो ऐसा कुछ सेफ्टी का इशू रहता नहीं है। तो मोस्टली लोग यही होता है इशू कि वो यहाँ आने के बाद या तो बायोलॉजी से डर जाते हैं या तो रेडिएशन से डर जाते हैं, दोनों। लेकिन बीआरसी में अगर आपको आना है तो आपको तो रेडिएशन रेडिएशन खेलने तो आना बहुत चाहिए, कंपलसरी सिंपल। हाँ, रेडिएशन डोज तो यहाँ पे कैंपस कि आपको, आप ऐसे रेडिएशन वर्कर बोलते हैं इसको, कि आप अपनी इच्छा से चूज़ कर रहे हो कि आई विल बी ए रेडिएशन वर्कर। तो आपने थोड़ा सा शायद यहाँ पे हॉस्पिटल में भी थोड़ा इंटर्नशिप करनी होती है एमएससी के साथ। हाँ, एमएससी के साथ वो टाटा हॉस्पिटल में है, और रेडिएशन मेडिसिन सेंटर में एक्टिव वार्ड चलता है। इसको बोलते हैं रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी, और एक होता है कि पेट स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, और स्पेक्ट स्कैन, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, और गामा कैमरा स्कैन। तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो है रेडियो न्यूक्लाइड्स की। कोई रेडियो न्यूक्लाइड लिया, उसको किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ टैग कर दिया, और उसके बाद उसका सोल्यूशन हमने इंजेक्ट कर दिया पेशेंट के अंदर। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमें किडनी फंक्शन देखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा एजेंट लेंगे जो जिसको किडनी के थ्रू क्लियर होता है, उसको रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के थ्रू टैग करेंगे, इंजेक्ट करेंगे आपको, तो किडनी के थ्रू जब क्लियर होगा तो हम आपको गामा कैमरा के नीचे ऐसे लिटा देंगे। तो गामा कैमरा क्या करेगा, वो रेडियो न्यूक्लाइड जो है गामा इमिशन कर रहा है, उसका एक इमेज क्रिएट करेगा कहाँ से वो कैसे पास हो रहा है। तो उसका जब क्लियरेंस पैटर्न हमें दिखेगा तो किडनी का फंक्शन पता चलेगा। तो इसलिए इसको 2-3 और नामों से जानते हैं, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, फंक्शनल इमेजिंग। मॉलिक्यूलर इमेजिंग इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स को टैग करके उनको इमेज कर रहे हैं। फंक्शनल इमेजिंग ऑर्गन फंक्शन पता चल रहा है, फंक्शनल डेटा। तो ये असल में जो जनरली इमेजिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं सीटी और एमआरआई, उनसे अलग ऐसे है कि ये वो एनाटॉमी बताता है कि स्ट्रक्चर है, अभी कोई किडनी है वहाँ पे है, वो काम कर रहा है, वो नहीं बता पाएंगे। हम लोग मेनली उनका कॉम्प्लीमेंट है कि कंटिन्यूस इमेज हाँ, वो कंटिन्यूस इमेज बना सकते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि काम कर रहे हैं कि नहीं, फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये पता है। फंक्शनल इमेज बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है असल में। आओगे तो आप लोग 2 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो यहाँ पे। मतलब रेडिएशन के बारे में कुछ नहीं जानने से लेके आप मतलब मास्टर बन के जाते हो कि एज ए आप हैंड्स ऑन काम कर सको किसी न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में। और ये न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट होते कहाँ, तो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आप जाओगे तो अगर हर एक फील्ड में, कार्डियोलॉजी, हार्ट का स्कैन करते हैं, उसमें भी न्यूक्लियर मेडिसिन है, गामा कैमरा से इमेजिंग करते हैं। आप नेफ्रोलॉजी में ले लो, किडनी के स्कैन में, न्यूरोलॉजी दिमाग का स्कैन करते हैं। कैंसर ले लो तो ऑन्कोलॉजी में तो पूरा मेन एप्लीकेशन ही इसका ही है। कैंसर इमेजिंग में फंक्शनली देखना होता है, क्योंकि वो कहाँ फैला है किसको पता है। तो ये एक इकलौता ऐसा है कि आपको बताएगा कि कैंसर बॉडी में कहाँ फैला है। और इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में बहुत ही है, किसी को टीबी हुआ है कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ है, ये नहीं पता चलेगा। तो ये फंक्शनल इमेजिंग से बेसिकली पता चलेगा। तो इस कोर्स की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हर सिटीज़ में हैं।
लगभग हर सिटी। सिटीज़ में, तो अगर आपको अपने घर के पास अगर जॉब चाहिए तो बिल्कुल। आपको मिल ही जाएगी। तो मोस्टली जो बड़े टीयर 1 सिटीज़ में तो सब में है, टीयर और 1 में जो से बड़े टीयर 2 सिटीज़ हैं, हम्म, जैसे मेरे गोरखपुर में भी अभी एक सेंटर खुल गया। खुलने वाला है। खुल गया खुल सेंटर, गया कहाँ अच्छा। वर्किंग है अभी। तो ऐसे ही मथुरा हो गया, यूपी के ऐसे बहुत सारे शहर हो गए, इलाहाबाद हो गया, वहाँ पे ऐसे एक-एक सेंटर सभी धीरे-धीरे खुल गए हैं, ठीक है? और अभी ग्रोइंग फील्ड है, तो लगभग हर टीयर 2 सिटी में ये आने वाला है फ्यूचर में। और बड़े सिटीज़ में तो लखनऊ में 20 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, हम्म, तो बड़े सिटीज़ में तो है ही बहुत ज़्यादा। बड़े सिटीज़ में है। हाँ, और थ्रू आउट द कंट्री है, ऐसा नहीं है। तो थ्रू आउट द अच्छा, कंट्री फॉरेन आपको, में भी शायद अगर आपको आपने हाँ, बताया कि आपको कोई सीनियर जो हैं वो फॉरेन में भी हाँ। गए जा तो चुके हम हैं। हमारे सीनियर जो हैं वो असल में हम्म, फ़ॉरेन में कई सारे लोग काम भी कर रहे हैं, और एक सीनियर हैं वो अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो मतलब ये करने के बाद आप लोग जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे कंट्रीज़ में अप्लाई करके आप अ, वो कर सकते हो, मतलब पढ़ाई कर सकते हो या जॉब कर सकते हो। लेकिन बेसिकली वो आपको इंडिपेंडेंटली अपने से करना पड़ेगा। यहाँ पे आओगे तो सीख जाओगे क्या है, कैसे है, बहुत सारे लोगों से नेटवर्क बनेगा, तो जानकारी भी बहुत सारा मिलेगा। अच्छा, ये RSO एग्ज़ाम भी होता है, ये क्या होता है? हाँ, आरएसओ एग्ज़ाम बेसिकली होता है, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर बोलते हैं। तो जितने भी ये न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये हॉस्पिटल्स जितने भी हैं कंट्री में, उन सब में हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशन इन्वॉल्व है। अब जैसे हम हैं तो रेडिएशन वर्कर हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं, उसका भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर रेडिएशन ऐसे आयनाइजिंग रेडिएशन रोज़ नॉर्मल पब्लिक को लगे तो प्रॉब्लम है, या ऐसे हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल को फेंक नहीं सकते, तो उसको वो तो है। कंट्रोल्ड होता है सब। तो ये सब कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल कौन करता है? एक इंस्टीट्यूट है बीआरसी के अंदर, ये है एईआरबी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो उनका ये जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल कहीं फेंका ना जाए, किसी को अननेसेसरी आयनाइजिंग रेडिएशन का डोज ना लगे। तो ये उस कंट्रोल के लिए वो अपॉइंट करते हैं। हर एक हॉस्पिटल में एक कंपलसरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो एक ऐसा कैंडिडेट रखेगी, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर नाम से एक पोस्ट रखेगी, जो कि पूरा रेडिएशन सेफ्टी वर्क देखेगा और सारा डेटा एआरबी को रिपोर्ट करेगा। बेसिकली वो काम करता है एआरबी के लिए, और वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के थ्रू हॉस्पिटल में कंपलसरी है। उसके बेसिकली वही है कि आरएसओ एग्ज़ाम जो है, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, ये एआरबी उसके लिए एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करता है, जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो जब एमएससी कंप्लीट कर लेते हो। तो एमएससी कंप्लीट करने के बाद आप उस एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो, तो मतलब वो एक्स्ट्रा जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ाता है, सिंपल। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्या कैसे वो आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है? कौन सा सर्टिफिकेट? जो RSO सर्टिफिकेट है। हाँ, आरएसओ सर्टिफिकेट, तो वही है, आप एक एमएससी एक बार कंप्लीट कर लिया आपने, तो उसके बाद हर साल एआरबी कंडक्ट करवाता है उसके लिए सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। तो उसमें रिटन एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है। अच्छा अच्छा, तो वो आपके पास, वो इसके लिए ये एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। MSc की डिग्री। तब अप्लाई करोगे आप, उसके बाद वो सर्टिफिकेट का दे देगा अगर आप पास हुए इसमें। तो इसमें एक रिटन एग्ज़ाम लेते हैं और एक इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, 2 यही एआरबी बीआरसी के अंदर आके BRC के अंदर आके देना हाँ, होता है। हाँ। तो आपने MSc फिज़िक्स, आपको MSc में न्यूक्लियर मेडिसिन हाँ। में आपने लिया था, पर आपने और आपको साथ में एक जो MSc इन जियो फिज़िक्स में आपको BHU में एडमिशन मिला था, तो हाँ। आपने पर मेडिसिन आपने चूज़ किया, ना कि जियो फिजिक्स। जियो फिज़िक्स, तो क्या रीज़न था? उसका रीज़न ये था कि जैसे जियो फिजिक्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े लिमिटेड है। मीन्स कुछ गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो आपको हायर करते हैं, जैसे ONGC वगैरह हो गए, और इसका जॉब लोकेशन भी मोस्टली रिमोट ही होता है। और न्यूक्लियर मेडिसिन है और ग्रोइंग फील्ड है, और हॉस्पिटल्स में जॉब मिलती है जो कि कंट्री वाइड बहुत ही ज़्यादा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और हर सिटी में है। तो मोस्टली ये सब सोच के मैंने जियो फिजिक्स छोड़ के न्यूक्लियर मेडिसिन में लिया। हाँ, और आपका अभी DRDO में भी आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, हाँ, तो उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ। तो यहाँ पे मैं करते करते मैंने DRDO सेप्टम के थ्रू वैकेंसी सेप्टम, जाती है, हाँ, अच्छा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी। मैंने उसको अप्लाई किया था फिजिक्स के सब्जेक्ट के थ्रू। तो वो मेरा हो गया। उसमें असल में 2 टीयर का एग्ज़ाम होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये सब। और टीयर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक। हाँ, तो फिजिक्स BSc लेवल का ऐसे कुछ। तो उसमें सिलेक्शन हुआ था, तो उसके लिए मैंने उनको एक्सटेंशन मांगा था ज्वाइनिंग का, कि ये कोर्स कंप्लीट करके मैं ज्वाइन कंप्लीट करूँ। करने के बाद उन्होंने, हाँ, तो वो मान गए थे, तो मैं ये कोर्स कंप्लीट करके इधर ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, DRDO आप में। उन्होंने
बताया कि 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर को आप ज्वाइन कर सकते हैं सब। हाँ, ये कंप्लीट मैंने उनको बताया कि इस डेट को कंप्लीट हो रहा है, बोले हाँ इस डेट को आप फिर आ सकते हो। अच्छा अच्छा, एमएससी कोर्स हाँ, ये कंप्लीट जैसे करने ही के बाद कंप्लीट हो उन्होंने आप अलाउ वहाँ कर पे दिया कि आप आप आ जाओ। ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, जी। तो आपका क्या प्लान है अभी, आप अगर जैसे कि आप ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद क्या सोचा है आपने? अब सोचा ये है कि अभी डीआरडीओ का वर्क का मतलब वर्क माहौल क्या है वहाँ पे काम का, ये ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो जाऊँगा, अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखेंगी, फ्यूचर अच्छा दिखेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे टिकेंगे, नहीं तो वापस न्यूक्लियर मेडिसिन में जॉब हाँ, के क्योंकि लिए। आपने इतना हाँ, 2 साल मेडिसिन का अप्लाइड कोर्स किया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड कोर्स है और इतना सारा सीख के बैठने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता हाँ वही। कि आप प्रैक्टिकली आप जाओ डिपार्टमेंट में काम करो तो अच्छा लगता है कि 2 साल कुछ किया तो कुछ उसको अप्लाई करें। और यही है बेसिकली, 1 साल के बाद वो आरएसओ का एग्ज़ाम मैं देने वाला हूँ। आरएसओ के एग्ज़ाम के बाद मैं सोचूंगा फिर कि उधर टिकना है कि इधर आना है। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, ये आपने सब इतना संघर्ष किया, आपने हाँ इसमें हाँ स्ट्रगल किया, हाँ हाँ। तो साथ में आपकी कुछ और हॉबीज़, कुछ और कुछ आपकी हॉबीज़ हैं आप जो करते हैं इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा और कुछ? पढ़ाई के अलावा ज़्यादा मुझे स्टैंड अप कॉमेडी देखना बहुत ही स्टैंड अप पसंद है। कॉमेडी? हाँ, देखना। हाँ, देखना, अच्छा, हाँ, करना करते नहीं एक हैं? बार मैंने ट्राई किया था, अच्छा वीडियो में बहुत ही बेइज़्ज़ती हुई थी। अच्छा अच्छा। तो लेकिन देखना बहुत ही पसंद है। और मैं साई-फाई मूवीज़ बहुत देखता हूँ, साइंस साई-फाई, फिक्शन। हाँ, साइंस फिक्शन। और रिसेंटली मुझे रोमांटिक कॉमेडीज़ बहुत पसंद आने लगी। हम्म। और पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। अगर पढ़ाना। कोई हाँ, अगर कोई मुझसे पढ़ने आता है तो मैं उससे फीस वगैरह के बारे में ज़्यादा पूछता नहीं। मतलब मज़ा आता है पढ़ाने में, तो मैं पढ़ाता हूँ। तो 2 पढ़ाते हैं। टीचिंग और टीचिंग हाँ, और मूवीज़ वॉचिंग, हाँ, साइंस, साइंटिफिक, लाइक हाँ, साइंस फाई, साई-फाई, साई-फाई मूवी, रोम-कॉम ये हो गया। और दूसरा ये स्टैंड अप कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी। बहुत ही देखता हूँ, अच्छा। ये सब। Okay, thanks for watching the interview of Pradyum. So Pradyum, thanks for being here. थैंक यू आपको भी। Okay, thanks.